मुझे सिखाएगी कि कैसे रहना है? साली, कहते हुए एक शरीफ से दिखने वाला आदमी जोर से चिल्लाकर एक औरत के मुंह पर एक तमाचा कस देता है। पास की दुकान में खड़ी रूही उस नुक्कड़ की तरफ भागते हुए गई जहां पर भीड़ तमाशबीन थी, और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी आवाज से जैसे किसी बात को दबाना चाह रहा था। हेलो हेलो, भाई साहब, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने क्यों मारा इन्हें? रूही ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। आपको इससे क्या मतलब? हमारा आपस का मामला है। आप जाइए यहां से। ले पकड़ 500 रुपये और चलती बन, वरना साली बाजारू औरत। उस लड़की की तरफ 500 का नोट बढ़ाते हुए अकड़ के साथ बोला। रूही ने उसके मुंह से ये शब्द सुनते ही उस लड़की की तरफ देखा। सर झुकाकर खड़ी वह लड़की, जो एक घबराहट के साथ इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी के आने का डर हो उसे। उम्र भी कोई खास नहीं, 16 या 17 से ज्यादा नहीं। छरहरा पतला सा बदन, हाँ कपड़े कुछ चमकदार, कुछ बेढंगे से। रूही को समझते देर नहीं लगी कि उसका जिस्म आज उस शरीफ से दिखने वाले आदमी के मुंह का निवाला बना है। नाम क्या है तुम्हारा? रूही ने उस लड़की से पूछा, लेकिन जैसे वो उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर रही थी। देखो साहब, 1500 में बात तय हुई थी। जमुना मौसी का आदमी आता ही होगा मुझे लेने। मैं उसे बाकी 1000 रुपया कहाँ से देगी? 1000 रुपये की तो बात है, हमसे ले ले। आजा चल। नुक्कड़ पर खड़े एक दूसरे आदमी ने अपनी ललचाई नजरों का हाथ उस पर रखा। छी, घिन नहीं आती तुम लोगों को? इसकी उम्र की बेटी घूम रही होगी तुम्हारे आंगन में। तुम इस बच्ची को ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? रूही के अंतर्मन में एक औरत के प्रति समाज के इस घिनौने स्वरूप का आक्रोश जैसे बोल पड़ा। मेम साहब, आप अच्छे घर की लगती हो। आप जाइए। इस तरह की औरतों का साथ देना आपको शोभा नहीं देता। आप घर जाइए। इनका रोज का काम है अपनी मजबूरी का रोना रोकर अपने जिस्म को बेचना। वह आदमी शराफत का नकाब ओढ़कर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। आपका नाम क्या है? क्या मैं जान सकती हूँ? रूही ने उस आदमी से सवाल किया। नितिन, नितिन नाम है मेरा। ये जो सड़क पार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देख रही हो ना, मेरा है। उसने बड़े गर्व से कहा। ओह नितिन जी, क्या आप मुझे एक बात का जवाब देंगे? इस लड़की का जिस तरह आप व्याख्यान कर रहे हैं कि मजबूरी का रोना, ये सब आपकी कौन सी ऐसी मजबूरी है जो आप जाते हैं इसके पास? चलो मान लिया इसकी कोई मजबूरी थी, इसने बेचा अपना शरीर। आपकी कौन सी मजबूरी थी इसका शरीर खरीदने की? हो सकता है ये हालात से मजबूर रही हो, तो आप कौन से हालातों से मजबूर हो कि जो यहाँ पर पैसों के जोर पर इसका शरीर नोच कर खाया है? आपकी क्या मजबूरी थी? आप इसे उन्हीं पैसों से बिना इसके जिस्म को हाथ लगाए शराफत की चादर उड़ा भी तो सकते थे। आप इसे बच्ची की नजर से देखकर उस दलदल से निकाल भी तो सकते थे। रूही ने भरी भीड़ में खड़े हर आदमी को एक ऐसा आईना दिखाने की कोशिश की जहां पर कपड़े समेत हर कोई अपने को नग्न महसूस कर रहा था। तू यहाँ क्या टाइम खोटी कर रही है? काम हो गया ना, चल दूसरी बुकिंग आई है। एक पान चबाता हुआ आदमी सामने से आते हुए बोला। उस लड़की की घबराहट की वजह रूही को सामने से आती हुई दिखाई दे रही थी। रूही ने अपने फोन पर नंबर डायल करते हुए उस लड़की का हाथ अपनी तरफ खींचा तो वो भी जैसे उसके उस सहारे की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तुम इसे नहीं ले जा सकते यहां से, रूही ने उसको रोकते हुए कहा। देख, तू जो भी है हट सामने से। धंधे के वक्त मगजमारी नहीं करता मैं, वो मोटा सा आदमी कड़क आवाज में बोला। तभी एक कार आकर रुकती है, जिसे देखते ही रूही उस लड़की के साथ उस तरफ भागती है। अच्छा हुआ दी, आप टाइम पर आ गई। ये आदमी के आगे मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाती। हाँ जी, पुलिस भी आती होगी। अब ये लड़की यहाँ से मेरे एनजीओ में साथ जाएगी। कहते हुए मीनाक्षी ने उस लड़की को अपनी कार में बैठाया ही था कि पुलिस की गाड़ी सामने से आते हुए दिखाई दी। वहां पर खड़े लोगों ने भागते हुए उस आदमी को धर दबोचा। कुछ फॉर्मेलिटी के पूरा होने के बाद रूही और मीनाक्षी उसे लेकर एनजीओ की तरफ निकल पड़े। अब तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रूही ने फिर पूछा। शमा, यही बुलाते थे वो लोग। उसने अपना नाम बताते हुए कार की खिड़की का दरवाजा खोला। रूहानी, अब दुनिया तुम्हें इस नाम से जानेगी। कहते हुए रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे नई जिंदगी का आश्वासन दिया।